ऑन सोशल मीडिया पे क्यों हुआ दोस्तों उसका ये जान के आपको एक आश्चर्य होंगे। तो 1,000 यूज़र सपोर्टिंग द कंपनी डिसीजन, जो डिसीजन हुआ इसीलिए ट्विटर पे ये वायरल हुआ। उसका रिगार्डिंग था तो बिजनेस हुई थी इंटीग्रिटी, उस बिजनेस का जो इंटीग्रिटी था उसका मोटिव क्या था, कंपनी से स्टैंड हैज़ बीन वाइडली प्रिसाइज विद द प्रायोरिटाइजिंग नेशनल इंटरेस्टिक ऑफर द प्रॉफिट के हिसाब से बताया गया। द लाटेस्ट जो ट्रैवल एडवाइजरी एम इंडिया पाकिस्तान टेंशन पे जो ये एडवाइजरी टेंशन क्रिएट किया था, फर्दर एम्पलीफाइड द कैंपेन विद द 1,000 of यूजर शेयरिंग द हैशटैग हिसाब से उनको नेशनल फर्स्ट बिजनेस लेटर पे उसको सपोर्ट किया था दोस्तों। पब्लिक रिएक्शन पे सपोर्ट और फ्रॉम द जियोमेट्रिक एंड पीरियोडिक पैट्रियोटिक स्टैंस पे था, जिसमें कि बिजनेस इन द इंटीग्रिटी से रेयर एंड एजिमेट्री इज गेटिंग द एग्जांपल, जिसमें एग्जांपल तौर पे रखा गया दोस्तों। फिर एक्सपेक्ट ऑफ एन एजिमेट्री पुटिंग नेशनल इंटरेस्टिंग अबाउट द प्रॉफिट इज ट्रू patriotism, another was that tweeted पे किया गया। and then this is how business should operate at the sense of the responsibility and the period of the countries पे ही रखा गया। जी हिस्ट्री क्या था दोस्तों उसका बारे में थोड़ा बहुत पता कर लेते हैं। जैसे कि मालदीव बाइकआउट में था हाईलाइट इंडियन डेस्टिनेशन पे क्या हुआ था। मालदीव द कंपनी सस्पेंडेड ट्रैवल बुकिंग इन द मालदीव आफ्टर द इंडिया आंटी इंडिया रिमार्क विद मालदीव मिनिस्ट्री के साथ। और हाईलाइटेड इंडिया डेस्टिनेशन पे कहते इजी माई ट्रिप प्रमोटेड इंडिया टूरिस्ट डेस्टिनेशन एनकरेजिंग ट्रैवल टू फॉर द ब्यूटी ऑफ द इंडिया के हिसाब से था। ट्रैवल एडवाइजरी एम टेंशन पे क्या टेंशन क्रिएट हुआ दोस्तों। द लेटेस्ट एडवाइजरी ऑन द ट्रैवल ऑफ द कंट्री सपोर्टिंग पाकिस्तान फॉर the reinforced to the company message to the national interest first पे वो रखा गया दोस्तों। This approach has not the own public appreciation but also we contribute a significant increasing EasyMy trip brand visibility and customer loyalty। मतलब जो ये कंपनी था उनको लॉयल्टी का ये इंडिकेशन कर रहा था। What is head of the EasyMy trip and national first business? As Easy Trips the national business compete continue to trend because the solidified the image and periodic brand has the prioritize national interest over business gain. The travel platform toward the stance during to be diplomatic tension has only the only strengthening and brand also be the president for the cooperative responsibility in India. With Ismatree with the maintaining its positions and the campaigning, it is likely to inspire other businesses adopt and the similar approaches also. प्रमोटिंग द एक्शंस एंड बिजनेस इंटीग्रिटी के हिसाब से उसको मेंटेन किया गया। इसमें स्टेप टर्न फर्दर अपडेटिंग द इज माई ट्रिप ट्रैवल एडवेंचर एंटरटेनमेंट सोशल मीडिया कैंपेन पे ये ट्रेंडिंग कर रहा है। यही था दोस्तों जो मैं बताया दोस्तों आपको, जो फास्ट बिजनेस फास्ट लेटर पे ही किया गया था। एक ऐसा कंपनी जिन्होंने इसको ऐसे टारगेट इंडिया पाकिस्तान टेंशन पे क्रिएट हुआ था उसको ये सेटिस्फाई किए हैं दोस्तों। इजी माई ट्रिप ट्रेंड विथ नेशनल फर्स्ट बिजनेस लेटर। दोस्तों आशा करता हूँ जो इजी माई ट्रिप नेशनल किस लिए हुआ था और कहाँ हुआ था उसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन मिला हो चुका होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। एयर स्मार्ट ए के भारती
उन्होंने बताया कि ऑन संडे में जो कंफर्मेशन हुआ ना, पायलट इन्वॉल्व इन ऑपरेशन सिंदूर पे जो इन्वॉल्व हुए थे पायलट, उनको रिटर्न होम सेफली हिसाब से उनको जाने के लिए आदेश दे दिया गया। Adding and the Air Force achieve all executive all objective precision strike log against पाकिस्तान का खिलाफ जो लॉन्च हुआ था उनके रिगार्डिंग जो बोल रहे हैं, वी आर इन द कॉम्बैक्ट सिनेरियो एंड लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैक्ट। मतलब जो सिनेरियो पे कॉम्बैक्ट था उनके बारे में जो उतना लॉसेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जारी किए हैं, जिसमें कि वे हैव अचीव आवर ऑब्जेक्टिव। हम लोग का जितना ऑब्जेक्टिव था हम लोग अचीव कर लिए हैं। एंड द पायलट आर बैक होम। इसी की वजह से उनको पायलट को घर जाने के लिए बोला जा रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर में कुछ ऐसा हुआ था जैसे कि डिसाइड टू एयर स्ट्राइक इटू हुड हाउट एयर मार्शल ऑन ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद जो था, वी हैव डाउन ए फ्यू पाकिस्तानी। इसी इस ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ ना, हम लोग कुछ पाकिस्तानी प्लेन को मार गिराए। व्हाइल डिक्लाइन एंड टू स्पेसिफिक द नंबर सिटीज ऑनगोइंग टेक्निकल असेसमेंट के हिसाब से था, हम लोग उसको अचीव करवा लिए। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम द एंटरिंग इंडियन एयर स्पेस। जो पाकिस्तानी एयर प्रिवेंट किया गया अब भारत में जाने के लिए। सो वी डोंट हैव वर्केज अबाउट द सर्टेन ऑफ द हीट हिसाब से उनको वारिस करना पड़ेगा। उन्होंने जो ट्विटर के माध्यम से ऑफिशियल हैंडल के माध्यम से उन्होंने बताया कि आईएनए न्यूज़ भी ये प्रेस किया था दोस्तों, दिल्ली ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट होम हाउ मेनी पाकिस्तानी प्लेस डाउन एयर मास लेके भारतीय से देयर प्लेन आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द एंटरिंग आउटसाइड विद द बॉर्डर। ये उसी पे साझा किया गया था दोस्तों, उनको उन्होंने बताया है। जैसे भारतीय रिमाकॉम एम डी हाइडन मिलिट्री टेंशंस विद इंडियन मास ड्रोन अटैक ऑन सिटीज पे जो ड्रोन अटैक किया था, इंक्लूडिंग श्रीनगर एंड नलिया ऑन द नाइट ऑफ द में 8 और 9 तारीख के अंदर जितने ड्रोन अटैक हुआ ही रिवेल दैट द नियर बाई 300 और 400 ड्रोन, 300 से 400 के आसपास ड्रोन को रिवेल किया है, इंक्लूडिंग द तुर्किश ओरिजिन सोंगार यूएवी के हिसाब से जो किया था। एंड वेयर लॉन्च कोऑर्डिनेट असॉल्ट टारगेटिंग 36 लोकेशन पे जो टारगेट किया हिट किया गया था। इंडियन एयर डिफेंस इंटरसेप्टेड द इनकमिंग थ्रेट प्रिवेंटिंग डैमेज क्रिटिकल एसेट के हिसाब से उसको माना गया। ये इन द रेस्पॉन्स ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू ऑपरेशन सिंदूर का जो ऑपरेशन चल ही रहा था उनका रिगार्डिंग पाकिस्तान एयरबेस पे कमांडेंट सेंटर एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन शिफ्ट कोऑर्डिनेट एंड कैलिब्रेटेड अटैक के हिसाब से हुआ। यही था दोस्तों, द डिसीजन वाज टेकन बाय द एयर स्ट्राइक विद भारत ने उसी रिगार्डिंग क्या बोला, द कंफर्मेशन एयरबेस चकला राफिक एंड द रहीम एन खान सरगोड़ा बुलारी जकोबा द रिटेलियंस सिंदूर एयर मार्शल के बाद से a decision was taken to airstrike. It was the world hot and toward shift in sweat and coordinate calibrated attack. स्टोक इट्स एयरबेस पे अटैक स्टोक कर रहे, एक कमांड सेंटर
मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर डिफेंस सिस्टम, नेक्रोस पे उसको बताया जा रहा दोस्तों। भारतीय सेट द इंडिया गोल वाज नॉट ए इनफ्लेट casualty but sending in a clear message our job to hit the target, not to quote the body bags and the market। टारगेट पे उसको जाने के लिए बोला। ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च है आफ्टर a terrorist attack in Pahalgam by the civilians since the border with the escalating hostile including missile and other drone exchange. Also temporary ceasefire was announced the May 10 पे अनाउंस हुआ था। हॉस्टाइल एंड कन्वर्सेशन बिटवीन टू कंट्री DGMO रिपोर्टेडली फैसिलिटी यूएस बाई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जारी किया गया था। उसके बावजूद भी दोनों क्या हुआ था, पाकिस्तान वायलेट दी की सीज़फायर विद इन आवर। कुछ घंटों के बाद उन्होंने क्या क्या पाकिस्तानी ने जो किसी फायर हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बारे में वो हाईलाइट किया है। प्रमोटिंग इंडियन टू सेट हिज फ्रेस विनिंग द हॉस्टाइल प्लेस टू फोर्स टू द हाई अलर्ट। एट द एंड ऑफ द ब्रीफिंग भारती कन्फर्म दैट वी आर प्रिपेयर्ड, we have act and the retain with the precision but there any provocation would be not by the fully conscience। दोस्तों यही था आज का इंफॉर्मेशनल वीडियो जो भारती ने उन पे अनाउंस किए थे। जो एयरफोर्स पे जो ऑपरेशन सिंदूर पे थे उनको घर जाने के लिए वो अभी डिक्लेयर कर दिए। शायद उनका रीज़न भी कुछ ऐसा होगा कि इंटरनली कुछ प्लान नहीं होगा इसका। पब्लिकली उनको घर जाने के लिए बोल दिया गया, लेकिन इनसाइड कुछ अलग ही प्लान चल ही रहा होगा दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। दोस्तों स्वागत करता हूँ और एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो पे, जिसमें कि देखने वाले हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो IPL का रिगार्डिंग कुछ नोटिस आया। एक कब हुआ, जब हम लोग का जो कैश फेयर डील हो गया पाकिस्तान और इंडिया के बीच पे, उसके बाद IPL का रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशनल आया है। उसको हम आपके साथ में ये वीडियो लेके छोटा बहुत इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ दोस्तों। इसमें लिखा है कि लुकिंग फॉर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द IPL इमीडिएटली, मतलब जो IPL रद्द किया गया था जो युद्ध के दौरान, तो उसको इमीडिएटली रीस्टार्ट करने के लिए वो अपील किया गया। विल बी द कंसल्ट गवर्नमेंट IPL चेयरमैन अरुण धमाल, ये उनके चेयरमैन अरुण धमाल ने उन्होंने उसका रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे IPL चेयरमैन अरुण धमाल से क्या कहते केस पेयर हैज बीन अनाउंस, मतलब केस पेयर जो था वो अनाउंस हो चुका है। तो वी नाउ एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिज्यूमिंग द कंक्लूडिंग द IPL, मतलब जहाँ पर ये अटक हुआ था उसका रिगार्डिंग हम लोग उसको फर्दर आगे बढ़ाने के लिए इसको जारी कर रहे हैं। तो इट इज़ इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू कंडक्ट दी इमीडिएटली, मतलब उनका बोलने का मतलब कि जितना जल्दी होगा उतना हम लोग उसको शुरुआत कर लेंगे। विद द वेन्यू डेटेड एंड आवर देंगे, मतलब जो वेन्यू डेटेड था उसको एवरीथिंग के हिसाब से, मतलब सब कुछ के हिसाब से उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। द बोर्ड ऑफ सेंट्रल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया BCCI इज लुकिंग फॉर दिस पॉसिबिलिटी टू स्टार्ट दिस सस्पेंडेड इंडिया पीपल IPL जो था उसको आफ्टर द पाकिस्तान इंडिया अनाउंस केस फायर सैटरडे। IPL चेयरमैन अरुण धमाल से सुनने क्या बोला, उसको जारी किए थे केस फायर हैज बीन अनाउंस हो गया। वी नो दैट एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी टू रिज्यूम द कंप्लीट IPL, इट इज पॉसिबल टू कंडक्ट
इज इमिडिएटली, मतलब जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम लोग उसको शुरुआत कर लेंगे। We need to work the venue and dated everything. That is IPL. It is learned that IPL franchise have been informed to the radio the BCCI want to start a league as soon as possible। हिसाब से स्टार्ट करेगा। द प्लेयर हैव बीन टोल्ड दे दे रेडी टू ट्रैवल अगेन, मतलब जो उन्होंने प्लेयर ने जहाँ पर भी गए हुए थे उनको वापस बुलाने के लिए नोटिस चलाया गया। द बीसीसीआई विल स्पीक द टीम चेक नाउ क्विकली, प्लेयर्स हिसाब से इसको चेक करेगा। है फॉलो द बैक होम, जो घर आए थे उनको फॉलो बैक करना पड़ेगा। द इंडियन बोर्ड हैड earlier shortlisted चेन्नई, बैंगलोर एंड हैदराबाद एज ए वेन्यू फॉर द रिमेनिंग आईपीएल। मतलब उसके बाद कौन सा वेन्यू चुना जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि चेन्नई को चुना जाएगा, बैंगलोर और हैदराबाद को एज ए लोकेशन हिसाब से। बोर्ड हैड विद दी abruptly suspended in the IPL on Friday due to the border tension के हिसाब से जो रद्द किया गया था उसको फर्दर चालू करने के लिए किया गया। The final decision on the venue will be taken after the consult in the गवर्नमेंट का कुछ डिसीजन के बाद ये फाइनल नोटिस जारी किया जाएगा। ऑन थर्सडे द IPL मैच बिटवीन दिल्ली कैपिटल एंड पंजाब किंग्स हुई द HPCA स्टेडियम के हिसाब से होगा। धर्मशाला was called off ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से ये कॉल्ड ऑफ किया गया। दिस वाज आफ्टर द फ्लोराइड एंड द HPCA स्टेडियम इन धर्मशाला वेंट अप, मतलब उसको रद्द किया गया। धूमाल सर इट वाज द डिसीजन वाज टेकन इन द प्रिकॉशनरी मेजर, ये इसीलिए रद्द किया गया, कुछ प्रिकॉशन के हिसाब से उसको रद्द किया गया दोस्तों। तो विदिन 58 मैचेस प्लेड, 12 टू प्लेड कंप्लीटेड। ये मतलब ये 58 से 12 IPL मैच को ये कंप्लीट करना पड़ेगा। द BCCI आइडली लुक एट ए 40 days टू विंडो, मतलब ये फाइनल देने के बाद 14 मतलब 12 गेंद करना पड़ेगा, क्योंकि और 14 दिन है उसको विंडो क्लोज करने का। मतलब ये फाइनल सबमिशन होने के लिए 14 दिन टाइम लगेगा। 14 दिन आपके पास टाइम है तो 12 मैचों हैं, तो उसको किसी तरह भी टाइम मैनेजमेंट करते हुए इसको आगे लेके चला जाएगा। यही था दोस्तों जो IPL रिगार्डिंग नोटिस था, जिसने हम लोग का बॉर्डर टेंशन पे उसको रद्द किया गया था एज ए सिक्योरिटी पर्पस। सो उसको फिर से चालू किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचा चुकी है रिगार्डिंग IPL। जिन्होंने IPL फैन है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग आप पे एज ए मैसेज वहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं। और ये जो डिसीजन गवर्नमेंट लिया था कि IPL को रद्द किया जाए उस ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वार, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत बड़ा अच्छा है दुनिया और लोगों के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। प्रोफेशनल वीडियो पे जिसमें कि आज देखने वाले हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन है उसका कंपैरिजन आप करने वाले हैं। ये डॉक्यूमेंट उठाया गया जो द टाइम ऑफ इंडिया पे।
इसमें क्या आपको ये डिस्प्ले में दिख रहा होगा स्क्रीन में, इंडिया स्टॉक मार्केट इज 24 टाइम्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। मतलब ये टोटल वैल्यूएशन के हिसाब से बता रहा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाने तो आ रहा हूँ, ये जो 24 टाइम्स है पाकिस्तान का, ये 24 टाइम्स 245, ये एक्स के हिसाब से जब माना जाए तो ये लगभग 250 गुना के आसपास उसका मार्केट वैल्यूशन दिखाता है दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान का जो सॉरी इंडिया का जो निफ्टी 50 है, रेजिलेंट KSE, जो 100 क्रैशेस के आप मतलब पॉइंट के हिसाब से देखें तो दोस्तों 9.5 का एडमिस्ट इंडियन पाकिस्तान टेंशन पे ये गिरावट दिखने को मिली है। फिर आगे जाके हम जिसे उसको देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या किया ना, जो फंडामेंटली जो एनालिसिस किया गया इंडिया पाकिस्तान टेंशन का दौरान, द रिएक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी द राइजिंग टेंशन पोस्ट पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद ये मार्केट का फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिला, which is on ऑपरेशन सिंदूर का ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जारी करने के टाइम में भी ये बहुत सारा मार्केट को बहुत इफेक्ट पड़ा है। सो द फॉर इंडिकेट द इंडिया अंडरलाइंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मतलब ये जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये हो सके आगे बढ़ेगा तो ये अंडरलाइंग देखने के लिए मिल रहा था। सो दैट्स वाई ये थोड़ा बहुत मार्केट वैल्यूएशन स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको मार्केट गिरावट दिखने के लिए मिली है। द स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव दिस शोन द कॉन्ट्रैक्टिंग रेस्पॉन्स ऑफ द राइजिंग टेंशन, जो कारण हुआ था वहाँ पर निफ्टी 50 हैज़ द मॉडेस्ट डिक्लाइन किया था, 1.52% के हिसाब से डिक्लाइन किया था। ऑपरेशन सिंधु ऑन में 7 के बाद ये 1.25% के हिसाब से, सॉरी 1.52 के हिसाब से ये गिरावट देखने को मिली है। वाइल द पाकिस्तान KSE, उसका जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर दिखने के लिए सो हैज़ विटनेस एंड सफिशिएंट ऑफ 5%। दोस्तों ये देखते हुए आपको उसका मार्केट वैल्यूएशन कितना है, उसी हिसाब से इसका 5% मार्केट डाउन, मतलब आप सोच ही सकते हैं उसमें कितना बड़ा उसका नुकसान हो रहा था स्टॉक मार्केट रिलेटेड। मतलब ये डिजिटल मार्केट सिंस दी April 22 attack in Jammu Kashmir and Pahalgam terrorist resolved the 26 terrorist consultant the Pakistan main stock exchange KSE has dropped by 9.5, करीबन 10% के आसपास गिरावट दिखने को मिली है। whereas the Nifty has shown a minimum movement of the 0.66 डिक्रीज। निफ्टी पे क्या है ना, निफ्टी 50 में उसको ज़्यादा दिखने के लिए मिला, और निफ्टी पे 0.66% डिक्रीज दिखने के लिए मिली है। द स्टॉक मार्केट बिहेव द हाईलाइट एंड इम्पोर्टेंस डिस्टिंक्शंस इंडिया पाकिस्तान मार्केट के हिसाब से किया गया था, जिसमें कि 245 टाइम्स लॉन्गर देन पाकिस्तान demonstrated a considerable more to stability during geopolitical uncertainty के हिसाब से देखने के लिए मिला है। यही था दोस्तों, और आगे जाके देखते हैं कि जो क्या था बिगेस्ट अचीवमेंट जो इंडिया पे किया था, उसका मतलब था इकोनॉमिक एनालिसिस सजेस्ट। जो इकोनॉमी सजेस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि पाकिस्तान वुड फेस द सिग्निफिकेंट ग्रेटर फाइनेंशियल रेस्पॉन्सेस repercussion than the India the event of the prolonged मिलिट्री कॉम्प्लेट के हिसाब से इंडिया को भी थोड़ा बहुत
भुगतना पड़ेगा। जैसे कि अंडर फॉर द एग्रेसिव एक्शन हाईली अंडर फेवरेबल। इंडिया स्टैंड विद द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, मतलब इंडिया का जो विजन है, जो फिफ्थ लार्जेस्ट अभी थर्ड जनरेशन, मतलब से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पे आना चाहता है। तो अभी अभी का स्टेटस के हिसाब से ये फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी पे है, when measured by the nominal GDP, while maintaining the positioning and the fast growing major economy। ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के हिसाब से रैंक करें तो पाकिस्तान इज द कंपैरिजंस फॉल इन द सिक्योर ऑफ द पोजीशन द अमोंग्स्ट द वर्ल्ड टॉप 40 इकोनॉमी के हिसाब से पाकिस्तान का उतना ये नहीं है। जिसमें कि क्या है ना, मूडी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो ने थे वहाँ ने इशू थे क्वेश्चनरी असेसमेंट रिगार्डिंग पाकिस्तान इकोनॉमिक आउटलुक के हिसाब से कुछ जारी किए हैं, जिसमें कि क्या बताया गया है कि हाइटेंस टेंशन इंडिया वुड advisory affect Pakistan economy growth and the impact government fiscal consolidation effect thereby the undermining of the country program toward the achieve of the macro मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हिसाब से इफेक्ट दिखाने के लिए मिलेगा। यही था दोस्तों आज का ये जो मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक मार्केट का कुछ जानकारी वीडियो अच्छा करता हूँ दोस्तों। ये आपको कुछ हद तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए सक्षम होगी। और वीडियो को अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को इवन ख़त्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ और एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो पे। जैसे कि आज हम ऐसे देखते हैं कि जो ऑपरेशन सिंधु ने इंडियन मिलिट्री ने जो लॉन्च किया था रिगार्डिंग जो पहलगाम अटैक है, उसका सारी चीज़ के ऊपर हम जिक्र करने वाले हैं। इसमें कि उसका जो मेन मोटिव था और किस किस के ऊपर ये अटैक हुआ उसके बारे में भी हम लोग आज इस वीडियो के दौरान हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर ने क्या था, इंडिया एम्बेसी वन इंडियन एम्बेसी को वन किया गया है ग्लोबल चाइन टाइम अवध डिस इंफॉर्मेशन ऑन मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तान को चाइना को भी वार्निंग दिया गया है तो उस टाइम पे, जिसमें कि बहुत सारा चीज़ लिखा गया है कि आपको मैं यहाँ नीचे जाके दिखा देता हूँ। इंडिया ग्लोबल टाइम न्यूज़ को भी इंडिकेट करते हैं वी शुड ट्राई रिकमेंडेड टू वेरीफाई योर फैक्ट एंड क्रॉस एग्जामिन योर सोर्स बिफोर द पुशिंग द काइंड ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन। कुछ डिस इन्फॉर्मेशन वो रिगार्डिंग का हिसाब से मार्केट में फैला रहा था। उसमें क्या है ना, एम्बेसी सेट ऑन पोस्ट एक्स, मतलब ट्विटर पे ये ऑफिशियल अनाउंस कर दिए हैं कि रेस्पॉन्डिंग टू द टोल्ड वर्ल्ड कवरेज ऑफ इंडियन मिलिट्री स्ट्राइक एयरलाइंस टारगेट पाकिस्तान टेरर को टारगेट किया है। उसमें क्या गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ऑनगोइंग ऑपरेशन सिंदूर का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान का उनका बारे में सारा चीज़ का ऊपर स्ट्राइक कर गया है। उस पर कि ऑपरेशन सिंदूर के जो मोटिव पे जो हासिल किया जो पॉइंट था, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर पे क्या है ना, 10 फैमिली मेम्बर मर गए हैं किसका, और कुछ 4 एडमिट हैं। उसमें क्या है ना, मसूद अजहर के इंडियन स्ट्राइक पे वो मर चुके हैं, जिसने जो वो बताए हैं ऑपरेशन सिंदूर पे 10 फैमिली मेम्बर एंड 4 जेसी चीफ मसूद अजहर किलिंग इंडियन स्ट्राइक एंड। उसमें क्या था ना, 25 मिनट में 9 टेरिटरी कैंपस में अटैक हुआ और एटलीस्ट 70 टेररिस्ट
आतंकी ने 70 स्टेज को उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑपरेटेड सिंधु में हाल ही किया। जैसे इंडिया एंड चाइना में क्या बोला, डियर ग्लोबल टाइम्स वी शुड रिकमेंडेड यू वेरीफाई योर फैक्ट एंड क्रॉस एग्जामिन द सोर्स बिफोर पुशिंग आउट द काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन। मतलब ये चेतावनी दे रही हैं कि मार्केट में जो ये गलत फहमी को फैला रहा है उसको रिगार्डिंग वो रिसर्च करने के लिए बोला है। ग्लोबल टाइम ने उसके रिगार्डिंग क्या बोला था, पाकिस्तान एयरफोर्स पीएफ has shot down another Indian fighter jet in the response to cover the airstrike carry out the Indian multiple locations। मतलब ये गलत फहमी फैला रहा है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक जो है उनको मार गिराया है, लेकिन ये गलत है दोस्तों। रीडर एडेड कॉन्टेक्स्ट में ये ट्विटर खुद ही बोला।
पाता है सैटेलाइट, आदमी का मूवमेंट देख पाता है। What is the Kuppli agency यूज करते हैं इसका एक्सिस उन्हीं लोगों के पास रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ और एक हम लोग का एक इंफॉर्मेशनल वीडियो। जैसे कि अभी रिसेंटली जो 22 तारीख को पहलगाम में अटैक हुआ था, उसका रिगार्डिंग एक नरेंद्र मोदी ने मीटिंग बुलवाई थी, जिसमें कि बोले हुए थे कि जैसे कि आपको रीडिंग में हेडिंग में दिख रहा है, मी पीएम मोदी गिव फ्री हैंड। बोलने का यही मतलब है दोस्तों। उन्होंने एक ऐसा मीटिंग का एक ऐसा कंक्लूड निकाला है जिसमें कि डिफेंस सेक्टर को पूरा फ्री दे दिया कि उनमें टेररिस्ट के अगेंस्ट में कुछ एक्शन ले सकें। रिगार्डिंग ये पहलगाम का जो बे अटैक हुआ था उसी के रिगार्डिंग बोले हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, द मॉडरेट टारगेट एंड द टाइमिंग ऑफ रेस्पॉन्स विद लेड टू द सिक्योरिटी फोर्सेस को ये बताए थे, जिसमें कि नरेंद्र मोदी क्या थे वो मीटिंग कर रहे थे डिफेंस में। वहाँ पर कौन कौन मौजूद है, देखो डिफेंस मिनिस्टर थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, और जो सीडीएस थे, चीफ डिफेंस एंड सेक्रेटरी, और चीफ इन आर्मी ऑफ एयरफोर्स एंड नेवी, तीनों डिफेंस सेक्टर का चीफ भी बैठे हुए थे दोस्तों वहाँ पर। ऐसा मीटिंग बुलाई गई थी कि जिसमें कि हर चीज़ का डिफेंस सेक्टर है, मिनिस्टर है, हर चीज़ की चीफ मिनिस्टर वगैरह को बुला के ऐसा कंक्लूड निकाला गया था। उसमें क्या बोले, पर नरेंद्र मोदी ने मीट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को भी मिले थे, और एनएसए अजीत डोभाल को भी मिले थे, डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को भी वो भी प्रेजेंट थे, अनिल चीफ सर ये नेवी चीफ भी थे, दिनेश कुमार त्रिपाठी थे, एंड एयरफोर्स चीफ भी थे जो कि मार्शल अमरप्रीत सिंह भी थे, आर्मी चीफ थे उपेंद्र द्विवेदी थे ड्यूरिंग द मीटिंग। ये मीटिंग जो बुलाया गया था, जितने भी ये नाम में आपके सामने मैं रखा हूँ दोस्तों, ये सारा उन्हीं ने भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। उसमें कि ये अप्रूविंग दैट द इंडिया नेशनल रिजॉल्व द डील विद द क्रॉसिंग ब्लो टू टेररिज्म एवेंट से ब्लॉक किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड द इंडियन एम फोर्स विल हिज फुल कॉन्फिडेंस, मतलब उनको इंडिकेट करते हुए बोल रहे हैं जैसे कि एक फुल कॉन्फिडेंस एंड कम्प्लीटली ऑपरेशनल फ्रीडम, मतलब जो चाहे वो कर सकते हैं रिगार्डिंग डिफेंस, एंड टू डिसाइड ऑन द मोड एंड टारगेट एंड टाइमिंग ऑल्सो भी उसको प्रोवाइड किया गया ऑफ द रेस्पॉन्स फॉर द आफ्टर मैथ ऑफ द लास्ट वीक द टेररिस्ट अगर पहलगाम लेफ्ट, जिसमें कि पहलगाम में 26 लोगों का मौत हो चुका था। तो प्राइम मिनिस्टर ने रिपोर्टेड किया है क्या है ना, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, सिक्योरिटी एडवाइजर सर जी वहाँ पर प्रेजेंट थे। उसमें जो फॉलो डिप्लोमेटिक चीज़ों को ये फॉलो करते हुए बोले कि इमीडिएट आफ्टर पहलगाम किलिंग
India had announced a series diplomatic measure against Pakistan. मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ये डिप्लोमेटिक अगेंस्ट कह रहे थे which side with the behind the attack and they it help the cancellation of visa. इसमें कि इन वीज़ा का कुछ कैंसिलेशन था, फिर क्या है ना absence of a Modi meeting the defense minister CDA and chief indicated the some military action on their consider as well. उसके साथ साथ ये वीज़ा को बहुत सारा चीज़ों पे ये रद्द किया गया था उस टाइम पे रिसेंटली जो अटैक के बाद प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस कम्प्लीटली फेथ एंड कॉन्फिडेंस विद प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब डिफेंस सेक्टर को ये प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस लेने फ्रीडम दे चुके हैं फॉर इंडियन फोर्सेस एयर सेट टू द गवर्नमेंट हियर दैट द एम forces had completed Operation Freedom to decode the mode, target and timing of the response and the source added. मतलब इनको आज़ाद कर दिया गया जिस टाइमिंग और फोर्सेस का ये जो क्या है ना ऐसा टाइम मुहूर्त देख रहे हैं जिसमें कि ये उन पाकिस्तानों को कुछ सबक सिखा सके जो फायरिंग एक्रॉस एलओसी मतलब एलओसी के ऊपर जो विभ्राट होने वाला है मेनवाइल द इंटेलिजेंस बेस टारगेट काउंटर टेरर ऑपरेशन कंटिन्यू इन कश्मीर होगा जिसमें कि 100 ऑफ द केस फायर वायलेशन में होगा कंटिन्यू एंड फिफ्थ कंसेक्यूटिव नाइट अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल जो फिफ्थ कंसेक्यूटिव लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये सब होगा ड्यूरिंग द नाइट 28-29 में पाकिस्तान आर्मी रिपोर्टेड पाकिस्तान का आर्मी जो रिपोर्टेड किया था दोस्तों ये हैरान करने वाला बात है वो भी चौंक गया है जैसे कि अनप्रूव स्मॉल एंड फायरिंग अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ ही फायरिंग शुरू कर दिया है ऑपोजिट कुपवारा एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट पे ये पाकिस्तान ने थोड़ा थोड़ा फायरिंग शुरू कर दिया है एलओसी पे एंड आर्मी सेड द इंडियन आर्मी रेस्पॉन्ड टू द मेजर एंड इफेक्टिव मैनर टू द प्रोवोकेशन ऑल्सो थर्सडे पे जो क्या है ना होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन चेयर एंड मीटिंग अटेंड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पे ये के मीटिंग है तो उस टाइम पे ही आसाम राइफल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड सीनियर ऑफिशियल और सेंट्रल रिजर्व पुलिस भी ये भी वहाँ पर मौजूद थे द एजेंडा ऑफ द मीटिंग वाज नॉट नॉन उसमें एक्चुअली ये किया गया था लेकिन उसमें क्या डिक्लेयर नहीं किया गया था सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटी फोर्स बोलते आस्क्ड टू अलर्ट मेंटेन हाई बिगिल विद द बॉर्डर मतलब ये आर्टिकल में हम लोग ऐसी चीज़ देखते हैं दोस्तों जैसे कि आज जितने भी डिफेंस सेक्टर है उनके साथ मीटिंग किया गया मिनिस्टर हो या सेक्रेटरी हो उनको एक ऐसा मतलब फ्रीडम दिया गया और कॉन्फिडेंशियल दिया गया है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में कुछ एक्शन ले सके उनका टाइमिंग ऐसे बताया नहीं गया जैसे प्लानिंग होगा उनको एक वहाँ पर मौजूद किया जाएगा जिसमें कि वो उसके अगेंस्ट में कुछ एज ए भारतीय जो भी अगेंस्ट में उनके साथ पाकिस्तान ने जो हम लोग का भारत के साथ ऐसे खिलवाड़ किया है उनका सबक सिखाने के लिए ये कॉन्फिडेंस को रेज किया है दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशनल होगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों अच्छा लगा तो और कोशिश करता हूँ आपको इस तरह वीडियो पहुँचाने के लिए आप यहाँ को बेल आइकन को दबा दीजिएगा क्योंकि आगे इस तरह वीडियो आपको मिलता रहेगा दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे दोस्तों थैंक यू हेलो एवरीवन वेलकम करता हूँ और एक हम लोग का इन्फॉर्मेशनल वीडियो पे जिसमें हम लोग आज एक ऐसा
टॉपिक के बारे में जिक्र करने वाले हैं, जो कि रिसेंटली नेशनल पार्क में वो डेजिनेटेड हुआ है। उसका नाम है जैसे सिमलीपाल, वो उड़ीसा का एक मयूरभंज जिला डिस्ट्रिक्ट पे है। तो आगे जाके देखते हैं इसका बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इसको डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं कि ये जो सिमलीपाल है उसका एरिया वगैरह का बारे में पता करेंगे। ये होने के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है यहाँ पर, आपको आगे जाके बहुत सारा हेल्पफुल होगा दोस्तों। जिससे कि इसमें जो हेडिंग जो दिखा है, सिमलीपाल डेजिनेटेड ओडिशा सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर भितरकनिका। मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि पहला जो उड़ीसा का जो नेशनल पार्क था भितरकनिका, उसका बाद ये सिमलीपाल को भी ये डेजिग्नेट किया गया। सिमलीपाल तो इसको जो डेजिग्नेट किया गया उसका जो रैंक है 107 के आसपास, 107 आसपास नहीं, एक्यूरेटली है 107 ही है। एंड सेकेंड ईस्टर्न स्टेट पे है ये भितरकनिका, जब पहला पे था उसके बाद ये था। द प्रपोजल डिक्लेयर नेशनल पार्क रिमेन द पेंडिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, जो कि ये 45 ईयर के बाद ही ये डेजिग्नेटेड हुआ है। ऐसा ऐसा मतलब ये पेंडिंग रहता था उस टाइम से ही। उड़ीसा गवर्नमेंट ऑन थर्सडे, मतलब इसी थर्सडे पे उड़ीसा गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई किया है, जैसे सिमलीपाल रिजर्वियर द वर्ल्ड्स ओनली वन टू वाइल्ड मेलेनिस्टिक टाइगर है, उसी को बेसिस पे ये नेशनल पार्क में वो डेजिनेटेड है। नेशनल पार्क स्पेनिंग द एरिया ऑफ 854.7 स्क्वायर किलोमीटर हिसाब से दिया गया। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे सिमलीपाल ही है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग उसको ऐसे जूम करके देख सकते हैं। ये जो एरिया है, मैं आपको यहाँ मार्क करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये जो एरिया है ना दोस्तों, यही एरिया है सिमलीपाल। ये एरिया जो कि उसको 800 करीबन 850 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो 850 था, ये इट इज द नेशनल पार्क। ये 1980 के बाद ही पेंडिंग था दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब 45 ईयर के बाद ही सिमलीपाल नेशनल पार्क पर ये डिक्लेयर किया गया था। फिर और एक चीज़ आप लोग आता है दोस्तों, जिससे कि उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी अभी ले लेते हैं। जैसे सिमलीपाल लोकेटेड द ओडिशा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, जो मैं पहले से बता दिया हूँ आपको। तो हम ये किसी बेसिस पे किया गया था दोस्तों, ये जो 40 रॉयल बंगाल टाइगर थे, उसका जो सिमिलर टू 25% ऑफ द एलिफेंट पॉपुलेशंस, 104 ऑर्किड स्पेसीज है, आउटसाइड स्पेसीज एंड मैनी एंडेमिक ऑफ द ऑरिजिन्स के हिसाब से इसको नेशनल पार्क में घोषित किया गया है। द फॉरेस्ट ऑफ सिमलीपाल इज अ मिक्स ऑफ दिस साल ट्री। ये और एक शानदार चीज़ है दोस्तों, जो इन्वायरमेंटल ये रिलेटेड में है, उनको ज़्यादातर याद होगा कि वहाँ पर साल का जो ट्री है उस पर भी ऑलमोस्ट डिशियस एंड द सेमी एवरग्रीन टाइप, हमेशा वो सेमी एवरग्रीन टाइप रहता ही है, creating a complex and a thriving habitat for the flora of
fauna and forest depend community also. टाइगर एंड सिवलीपल टाइगर दे इन द नॉर्मल लेवल मेलेनी पे रहता था ड्यू टू द यूनिक मेस। इसका जो शानदार इमेज रहता था दोस्तों उस टाइम पे। मतलब ये नॉर्मली ग्रीन वगैरह रहता था उस टाइम पे। दे मे बी एक्यूरेटली एंड डिस्कार्ड ओ इज द सूडो मेलानोस्टिक। इम्पोर्टेंस ऑफ मूव क्या किस लिए किया गया था कॉलिंग ऑफ द लैंडमार्क स्टेट टू ऑर्डर पे विकसित भारत और विकसित ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने उनको अवार्ड डिक्लेयर स्ट्रेंथनेस एंड इकोलॉजिकल लेगेसी। इकोल जो अपना लेते हैं इकोलॉजिकल लेगेसी के हिसाब से उसको डिक्लेयर किए हैं। Community and the tiger similarly possess the high than normal level of melanin, give them the coast and declare। बहुत सारा चीज़ों के ऊपर मॉन्चर माजी ने उसको डिक्लेयर किए हैं। सेलिंग लैंडमार्क स्टेप टुवर्ड विकसित भारत विकसित उड़ीसा के पहले से बता दिया हूँ। द फाइनल नोटिफिकेशन एक्नॉलेजेस एंड सिंपल मल्टी लेयर सिग्निफिकेंट है जो वर्ल्ड सेंचुरी प्रोजेक्ट है जिसे यूनेस्को रहता है हम लोग का बहुत सारा यूनेस्को है और 2200 रिजर्व है ना एलिफेंट रिजर्व है ना यूनाइटेड अंडर द हाईएस्ट नेशनल इकोलॉजिकल रिकॉग्निशन सेट ओडिशा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर में उसको डिक्लेयर किया गया था। तो उसके बाद देखते थे हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ ग्रेटेड सेमिलीपाल लैंडस्केप प्रोग्राम सीखो द न्यूली डेजिनेटेड नेशनल पार्क एंड सराउंडिंग इकोलॉजिकल कॉरिडोर। जो इकोलॉजिकल कॉरिडोर है उसमें किया गया था इंडोस कैमरा लॉयर ट्रायल गाइड कैमरा सिस्टम पावर्ड बाय द आर्टिफिशियल एआई के हिसाब से उसमें कैमरा लगाया जाएगा। बी सेट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क विल बी सर्विलेंस इन द रिमोट जोन पे ये सर्विलेंस किया जाएगा। एंड डेडिकेटेड सिक्योरिटी फोर्स ऑल्सो भी कंप्लीट ट्रेन एंड पुलिस पर्सनल एंड एक सर्विसमैन को यहाँ पर प्लेसमेंट दिया जाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च ए आम सिविली पे योजना जो उड़िया पे इसको प्रोनाउंस किया गया था एक्चुअली लिखा गया ये इंग्लिश में। एंड इन द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर द लाइवहुड एनहांसमेंट एंड स्किल प्रोग्राम फॉर द लोकल कम्युनिटी के साथ ही एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाएगा जैसे कि प्रमोशन एंड ये इको टूरिज्म तो टूरिज्म फैक्टर बढ़ाने के लिए इसको किया गया है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेड इन द हेल्थ एजुकेशन एंड रिसोर्सेज ऑल्सो। वहाँ पर रिसर्च बहुत सारा चीज़ों पर यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। उड़ीसा गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व एज द स्टेट नेशनल पार्क एंड द भितरकनिका इज द 107th रैंक पे ये नामित किया गया। सिग्निफिकेंट के हिसाब से हम देखते हैं दोस्तों द नोटिफाइड एरिया होती 845.70 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज नॉट द राइट फ्री एंड नो ह्यूमन एक्टिविटी विल बी अलाउड। उसमें ह्यूमन एक्टिविटी नहीं रहने तो कोई रहना नहीं चाहिए। मतलब ह्यूमन एक्टिविटी मतलब कोई आदमी को वहाँ पर इतना ये रखेगा नहीं। द रिमेन पार्ट ऑफ द 2750 स्क्वायर किलोमीटर एरिया विल बी कंसिडर एज द वर्ल्ड सेंचुरी लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड पे ये कंसिडर करेगा। द ग्रेटेस्ट हिमालय लैंडस्केप प्रोग्राम एम टू सिक्योर न्यूली डेजिनेटेड नेशनल पार्क सराउंडिंग इकोलॉजिकल कंडीशन।
शिमली के बारे में जैसे जैसे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है जो कि 25% ऑफ ओडिशा एलिफेंट पॉपुलेशन वो दिया जाता था। एंड 104 ऑर्किड स्पेसिस भी, ये तो हम लोग पहले से बात कर चुके हैं दोस्तों। द फॉरेस्ट ऑफ सेलिफाल मिक्स विद salty moisture and reduces semi-evergreen type, creating a complex and thriving habit for flora, fauna, and for dependable communities. The measure of ungulated species and the sambar, वो भी सांबर है देते हैं, चीतल, ब्रेकिंग, डियर ऑल्सो एंड गोर, बहुत सारा चीज़ों पे जिसे हम लोग डिस्कशन किए हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं जो पहली पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो हो सके ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, लेकिन यह प्रोफेशनल चीज़ें हैं दोस्तों। आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर सकता है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम छोटा छोटा वीडियो में बनाऊंगा तो आपके पास ही जल्दी से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे। हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ और एक हम लोग का इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। दोस्तों आज का टॉपिक है कि हम लोग देखते हैं जो रिसेंटली रिक्वायरमेंट, जॉब रिलेटेड रिक्वायरमेंट जो आया है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा हो कि रेलवे पे कुछ अब वैकेंसी आया है, जैसे एएलपी का हो गया। उसके बाद आया है ना जो भी 45% कंपनी, जो भी कंपनी वगैरह, स्टील कंपनी हो गया, कुछ सेक्टर वगैरह हैं, क्या उन पे क्या है ना वो फाइनेंशियल 26 में बहुत सारा 45% का वो वैकेंसी लाने वाले हैं। और बिहार जब का सबसे बड़ा एक जो नोटिफिकेशन आया है कि वो 35,000 का है जो डिफेंस लाइन का कुछ लेने वाला है, जैसे पुलिस का हो गया, होमगार्ड हो गया, अग्निवीर रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जारी की है। उसके बाद हो गया आरआरबी जेई टू, सीबीटी टू, जैसे कि आरआरबी जेई का जो सीबीटी 1 हो गया जिसका भी क्लियर हो चुका है, तो वो अभी टीबीटी सीबीटी 2 के लिए वो अभी उसका जो फॉर्म भरे हैं उसका प्रोसेस सारा चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और बैंक के बारे में भी कुछ नोटिफिकेशन आया है। दोस्तों चलते हैं फिर शुरुआत से हम लोग जो रेलवे पे जो था, रेलवे के बारे में हम लोग एक बार देखते हैं। रेलवे जॉब अलर्ट 1000 ऑफ एएलपी वैकेंसी ओपन, चेक। उसमें देखते हैं कि हम लोग एलिजिबिलिटी क्या है और सिलेक्शन जो प्रोसेस रहता है उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड के हिसाब से हम लोग देखते हैं। ये आरआरबी रिक्वायरमेंट फॉर 2025 का ऑफर क्या है ना 9,070 के आसपास है, वो वैकेंसी निकला हुआ है। वो जोन वाइज दिया हुआ है। हम लोग जाकर आज का आगे हम लोग देखते हैं। जैसे एप्लीकेशन प्रोसेस विल भी 12 अप्रैल से वो लागू होने वाला, जैसे कि हम लोग का काल से शुरू हुआ। आज मैं 13 अप्रैल को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए मेहनत चल रहा है दोस्तों। आप जितना होगा उतना वीडियो को लाइक ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत एक कीमती आज जो इम्पोर्टेंसी है फॉर ये इन्फॉर्मेशन आपको तक पहुंचाने के लिए मोटिवेशनल है। उसके बाद देखते हैं द डिटेल गाइड टू प्रोवाइड इंसाइट टू द एलिजिबिलिटी, जो लोको प्रोसेस रहता है, लोको पायलट हो गया, एंड टेक द एडवांटेज ऑफ एग्जीक्यूटिव करियर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ये माना जाता है। LP Railway job 1000 of vacancy apply known to the Indian Railway Recruitment Board has recently released a massive opportunity to receive job seeker and announced 1,000 of vacancy for as loco pilot with the 9,070 opening, and the requirement drive with a great chance to candidate looking for a build career and India largest employee।
wherever the fresh graduate भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि उसमें लगाया है कि टोटल वैकेंसी हिसाब से 9970 आया है और ALP पे एप्लीकेशन डेट क्या है ना 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है मई 11 तक, मतलब 1 महीना चलेगा उसका। उसमें सबसे बड़ा चीज़ ये कि उसका एज लिमिट क्या रहने वाला है। एज लिमिट दोस्तों 18 से 30 ईयर रहने वाला, और रिलैक्सेशन रिवर्स जो रिजर्व कैटेगरी के लिए ये स्पेशल जो रिलैक्सेशन देते हैं उसमें आर्डन रहते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहते हैं मेट्रिकुलेशन रहता है उसके पास, उसके बाद मेट्रिकुलेशन के बाद ITI है, इंजीनियर डिग्री या डिप्लोमा भी कुछ उसी ट्रेड का जो ट्रेड बेसिस पे दिया रहता है उसी से हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है ना, पहला चीज़ है ना उसका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, तब CBAT होगा, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल, ये 2 3 4 5 स्टेप पे ही है सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। बहुत क्रिटिकल तो नहीं मान सकते दोस्तों उसको, जिसमें ये आपको ये लंबा प्रोसेस हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये अच्छा है दोस्तों ये अपन लर्निंग। उसके बाद देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी जैसे कि ये 500 लिखाया गया जनरल एंड OBC के लिए, और 250 ST SC PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 500 रखा गया है। और ऑफिशियल वेबसाइट है उसका RRB ऑफिशियल पोर्टल पे आपको ये अप्लाई करने के लिए एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके आपको क्लियरली अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था दोस्तों, इंट्रोड्यूस लोको पायलट किया है। फिर हम लोग इसका छोटा छोटा डिस्कशन करेंगे आगे जाके फिर, और आगे देखते हैं कि क्राइटेरिया एज लिमिट जो रहने वाला है उसमें जो हम लोग के एज क्राइटेरिया था उसके क्या था। OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल था, ST SC के लिए 5 साल, पर्सन वो जो डिसेबिलिटी भी जो था और 10 ईयर रिलैक्सेशन था। एक सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से एक सर्विस और किसका कितना रहने वाला है वो भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, फिर IT सर्टिफिकेट रिलेवेंट ट्रेड भी होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल पे होना चाहिए आपका ट्रेड, तभी आपको उसको लोको पायलट को अप्लाई कर सकते हैं। अल्टरनेटिव कैंडिडेट विथ डिप्लोमा डिग्री विथ मैकेनिकल ट्रेड है नहीं और सभी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस क्या है रहने वाला है दोस्तों, जैसे कि ये अपन दिखा रहे हैं मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, हाउ टू अप्लाई RRB क्यों कैसे अप्लाई करना है। जैसे मैं बोला था पहले ही, वो पहले आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। ये वैली टाइम पे ही जाना दोस्तों, मतलब 12 अप्रैल से 11 मई तक आपको जाना पड़ेगा, वरना उसके बाद वो लिंक का तो वो एक्सपायर हो जाता है, उसको वो मतलब ऑफर नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन क्रिएट अकाउंट करना पड़ता है, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म जो DIY ऐप पे होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपको उसी के ऊपर अच्छा मतलब क्लियरली भरना पड़ता है, मतलब उसमें कुछ गलत मत कीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद आता है अपलोडिंग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हिसाब से भी आपको ये अपलोड करना पड़ता है, जैसे कि आपका आधार परिचय हो गया और किसी के तमाम चीज़ों के बारे में कुछ कुछ मांग जैसा मांगता है आपको उस रिलेटेड अपलोड भी करना पड़ा है। पे एंड एप्लीकेशन फ़ी करने के बाद सबमिट प्रिंट एप्लीकेशन करने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस उसका चालू हो जाता है कंप्यूटर। उसके बाद आपको एक कॉल लेटर आएगा ये टेस्ट से पहले, मान लीजिए उसको आप क्लियर कर जाते हैं, उसके बाद आपका CPT 2 पे बुलाया जाएगा। उसको भी क्लियर करने के बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट पे हो, जैसे कि हम लोग साइको टेस्ट पे बोलते हैं, तो आप उसको भी बुला सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको
फाइनली मेडिकल करने के बाद आपको ज्वाइनिंग करने के लिए मौका मिल जाता है। और आगे जगह हम लोग देखते हैं और दूसरे के भी वीडियो पे ये आरआरबी को एएलपी का जो अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में पूरा इन डेप्थ में हम लोग दूसरे वीडियो पे जानेंगे। तो वीडियो को आज यहीं पे रखते हैं दोस्तों। सिलेबस के बारे में हम लोग इसी वीडियो के अंदर अंदर हम लोग का दूसरा भी वीडियो में उसको कवर कर लेते हैं। और कहाँ से आपको मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए मिलेगा सारा चीज़ के पहले, और दूसरे वीडियो पे हम लोग अभी उसके बारे में डिस्कशन कर देते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे। जैसे कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखते हैं कि भी रिसेंटली जो नरेंद्र मोदी श्रीलंका गए हैं उसके बारे में, उसका जो सफ़र क्यों क्रूशियल रहा और उसका मेन मुद्दा क्या रहता है, उसका जो विजिटिंग क्या एमओयू या जो भी चीज़ को पॉइंट आउट किया गया है, उस सारी चीज़ को ऊपर हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जिसमें कि हेडिंग में लिखा हुआ जो वाई पीएम मोदी श्रीलंका ट्रिप इज क्रूशियल। इसका जो डीप एनालिसिस हम लोग आगे जाकर करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि कोई एक जा रहा है तो उसको इनाग्रेशन के लिए कैसे सजा गया है, जैसे उसका जो कल्चरल एक्टिविटी को उसमें प्रेजेंट किया, जैसे हम लोग का कोई स्वागत करने के लिए जो करते हैं। इसमें ये लिखा है कि जैसे कि पीएम मोदी विजिट टू श्रीलंका जो गए हैं उसके बारे में, ऑन इनविटेशन ऑफ श्रीलंका प्रेसिडेंट अनुराग कुमार जो उनको इनवाइट किए थे उस टाइम पे, मेक द फर्स्ट विजिट ऑफ फॉरेन लीडर टू श्रीलंका। यानी कि बहुत दिन के बाद जो पहले श्रीलंका को फॉरेन विजिटर के लिए ये बुलाया गया आफ्टर द excellent relation with the domestic political shift last year। जो लास्ट ईयर का डोमेस्टिक पॉलिटिकल का शिफ्ट हुआ था, उसके बाद ये उसको विटनेस रखते हुए ये सारा चीज़ को एसेंट किया है। एंड द लेजिस्लेटिव लीडर विद द नेशनल पीपुल ऑफ पावर, एनपीपी जिसको बोलते हैं, नेशनल पीपुल ऑफ पावर अलायंस टू पावर, मिल के जो पावर मिलाते हैं बनाते हैं सॉरी, उसी के ऊपर मंथ आफ्टर हिज इलेक्शन विन प्रेसिडेंट दिशानायक विजिट न्यू दिल्ली। वो न्यू दिल्ली विजिटेड में आए थे, मार्क द फर्स्ट स्टेट विजिट अबाउट हिज दिसंबर 2024 पे जो आए थे। उस टाइम पे श्रीलंका इशू जॉइंट द स्टेटमेंट लिंक ऑन द मेन एरिया ऑफ द कॉरपोरेशन। उस टाइम पे कॉरपोरेशन बनाने के लिए वो स्टेटमेंट लिंक किया था। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव इन कोलंबो ऑन फ्राइडे 4 तारीख आज उसी टाइम पे ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि फ्राइडे उन्होंने राइट विद विजिट फोकस ऑन द बायलैटरल डिस्कशन के फोकस को करते वो एक फोकस किया गया है एंड साइन विद सेवरल की एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका का बारे में, जो भी जैसे कि कोई एक एग्रीमेंट साइन करना हो या जैसे भी कुछ दोनों देश के बीच अंडरस्टैंडिंग के बारे में और उनका जो रिलेशनशिप को कैसे आगे तक लेके जाना है उसी के बारे में ये मतलब कमिटमेंट करने के लिए वो गए हैं। मिस्टर मोदी ट्रैवल टू श्रीलंका आफ्टर लैंडिंग ऑफ दी बिस्मेटिक, जैसे कि रहता है समिट थाईलैंड में जो हुआ था। wherever the agreement included discussion with a relation leader with a Bangladesh chief advisor मोहम्मद यूनुस।
और उस टाइम पे वो चीफ अभी जो प्राइम था वो बांग्लादेश का, उस टाइम पे ये एडवाइजरी के हिसाब से जो मोहम्मद यूनुस था। मोदी यूनुस सेट अपने डिफरेंस टू टॉक अबाउट द माइनॉरिटीज बाउंड्री टेंशंस एंड हसीना। उस टाइम पे क्या है ना, जो बाउंड्री के जो टेंशन रहता था उसके बारे में भी बहुत सारा बातें की गई थी। मोदी विजिट श्रीलंका ऑन इनविटेशन श्रीलंका दैट ऑल बोथ लीडर टू द क्रूशियल प्लेटफॉर्म। जैसे कि दोनों लीडर के बारे में जो टू कम वो जिसे देखते हैं कि दोनों प्लेटफॉर्म एक्स थर्सडे 3 तारीख को ahead of the visit said that they look forward for the strengthening and partnership of the exploring new avenue। तो मतलब दोनों देश के बॉन्डिंग को थोड़ा आगे तक ले जाने के लिए ये चुक्ति किया गया था। एंड ए टोटल 8 MOU, जैसे कि बड़ी बात है कि जो उनसे जो एग्रीमेंट हुआ है, जैसे कि 8 बड़ी बड़ी चीज़ों पर ये किया गया था। मिस्टर मोदी विजिट एंड स्पिनिंग एनर्जी, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कोई एनर्जी हो गया, कोई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ डिफेंस सेक्टर। श्रीलंका फॉरेन मिनिस्टर सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो उनका एनर्जी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, डिफेंस सेक्टर पे ये और भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि इनको मिला के 8 MOU एग्रीमेंट पे गया वो गया था। जैसे कि हम लोग का फॉरेन मिनिस्टर वीज़ा हेल्थ इन द इंटरव्यू ऑन द हिंदू एनालिस्ट, उनका एक इंटरव्यू में वो बोले हुए थे। जैसे कि उसके बाद क्या देखते हैं ना दोस्तों, PM मोदी विजिट ग्रेट अपॉर्चुनिटी इंडिया श्रीलंका फॉरेन मिनिस्टर विशाला हेल्थ वीज़ा हेल्थ। जैसे कि हमने इंडिया हाई कमिश्नर टू श्रीलंका संतोष झा, जो हम लोग का हाई कमिश्नर है, उसने क्या बोले थे कि बिटवीन इंडिया और श्रीलंका के बारे में हैव नेवर बीन बेटर बिफोर। जिसे उनका कोड जो देता है हैव नेवर हैव बीन बिफोर, जो PM मोदी विजिट गुड एंड टेक फॉरवर्ड फॉर द वेरी कॉम्प्रेसिव के बारे में वो डिस्कशन किया है। जॉइंट स्टेटमेंट अडॉप्ट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट ऑफ द विजिट एंड कोड ऑफ द सेम। उस टाइम पे सैटरडे को 5 तारीख को में दे हु विल बी ज्वाइन द एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर। 5 तारीख को एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपना अजीत डोवाल सर और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री will receive a guard for the honor of the Independence Square of the Colombo and International Mountain Convention of Sri Lanka independent from the ब्रिटिश रूल। जो उस टाइम पे जो ब्रिटिश रूल करा गया था उसको इंडिपेंडेंट ऑनर देने के लिए वो किए गए थे। नियर द नेशन एंड मोमेंट कमेंटिंग इन श्रीलंका इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों हम बताएंगे कि जो चैलेंजेस और एक्सपेक्टेशन जो था इंडिया और श्रीलंका का अंदर में, तो ये अपार्ट फ्रॉम द डिस्कशन, उनसे डिस्कशन जो किया गया उससे अलावा भी कंटिन्यू इकोनॉमिक कोऑपरेशंस वो जारी रहेगी। और कॉरपोरेशन इंक्लूडिंग द डेप्थ ट्रीटमेंट, जैसे कि कोई उनको डेप्थ देना, उसको डेप्थ प्रोवाइड करना, कुछ भी फाइनेंशियल सपोर्ट करना एंड पोटेंशियल हेल्थ इन इन्वेस्टमेंट। मोदी एंड the Sankai are expected to take up the sensitive position conflict with their effective northern
Tamil fishermen of the Sri Lanka also delivers fish vessel Tamil were several affected. ये जो हम लोग को डिस्कशन किए ऊपर में जितने भी चीज़ों पे सारा चीज़ों के ऊपर ये एक असाइन करते हुए लेके गए हैं नरेंद्र मोदी जो विजिट करने गए हैं। सो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। आपका सपोर्ट बहुत बहुत कीमती है मेरे लिए दोस्तों। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो पे। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखेंगे कि जो नए यूपीए रूल लागू हुआ है उसके बाद और क्या क्या चेंज आया है और क्या क्या चेंज होने वाला है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसका चेंज करने का क्या है, उसी के बारे में हम लोग सारा चीज़ को डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो नए यूपीए रूल लिखा है मिनिमम बैलेंस एंड की अब चेंज फ्रॉम जो पास्ट अप्रैल से चेंज हुआ है उसका जो भी पॉइंट पे चेंज हुआ है सारा चीज़ को हम कवर कर इस वीडियो को हम देखने वाले हैं। जिससे कि जो कि 1 अप्रैल से जो चेंज होने हुआ है टैक्स पेयर के लिए सैलरी इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर एक्रॉस इंडिया के बारे में जिसके ऊपर भी चेंज हुआ है। सो दिस फाइनल ईयर 25 और 26 में जो नए रूल टैक्स स्लैब और अपडेटेड यूपीआई गाइडलाइंस कुछ लागू हुआ है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। न्यू इनकम टैक्स रूल जो भी रूल इस जो अपना फाइनेंशियल ईयर पर लागू है, जैसे कि जो अप टू 12 लाख पर जो भी एग्जम्पशन है इनकम टैक्स अनाउंस फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये निर्मला सीतारामन हिज बजट 25 पेज पे ये अनाउंस किया गया था। इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल मतलब पहला दिन से ये फर्स्ट जो ईयर का पहला दिन से ये लागू होने वाला है। टैक्स एंड स्ट्रक्चर इंक्लूड स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 will be applied to salary individual and effectively make with 12,75,000 salary with the tax free। न्यू पेंशन स्कीम रूल चेंज में जो पेंशन स्कीम में क्या चेंज होने वाला है, द यूनिफाइड पेंशन स्कीम जैसे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के बारे में जो लागू है इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट और इन अगस्त 24 में जो अनाउंस किया गया था विल बी रिप्लेस दी ओल्ड पेंशन स्कीम। मतलब जो पुराने जो अपना के पेंशन स्कीम था उसको चेंज करके दो नया लागू किया गया है। द चेंज विल बी इम्पैक्ट अराउंड 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो 23 लाख गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय थे उनके ऊपर में ये लागू होने वाला है। एम्प्लॉय विद एटलीस्ट 25 ईयर ऑफ सर्विस जिसका भी 25 ईयर सर्विस हो गया है वो इसी पेंशन स्कीम पे वो एलिजिबल हो गए हैं। एटलीस्ट 12 मंथ एवरेज बेसिस सैलरी मतलब जो उसका जो कैलकुलेटेड होगा मंथली बेसिस के जो 12 मंथ के हिसाब से उसका बेसिक से वो इंक्लूडेड होगा। क्रेडिट कार्ड जो भी नया रूल लागू हुआ है जैसे कि सेवरल बैंक आर मॉडिफाई देयर क्रेडिट कार्ड रिवॉर्डेड स्ट्रक्चर देयर विल बी चेंज इन द सिंप्लीफाई क्लिक एसबीआई कार्ड एंड एयर इंडिया एसबीआई प्रीमियम क्रेडिट कार्ड रिवॉर्डेड पॉइंट स्ट्रक्चर। पॉइंट के बारे में ये देने वाला है जैसे कि एक्सिस बैंक विल बी रिजर्व द विशेष तरह क्रेडिट कार्ड एंड आल्सो बी दी एयरलाइन अवार्ड फॉर दी एयर इंडिया। और हम लोग को जो थंबनेल पे लिखा हुआ तो यूपीआई चेंज रूल जो मेन
ऑब्जेक्टिव था और मेन की पॉइंट था इस वीडियो का, जैसे कि यूपीआई रूल चेंज। द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई हैज इम्प्लीमेंटेशन न्यू सिक्योरिटी मेजर फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन्स। मान लीजिए कि हम लोग कोई भी यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या न्यू रूल लागू होने वाला है, उसका क्या क्या बेनिफिट्स है, सारी चीज़ को ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इंक्लूडेड द डीएक्टिविटी ऑफ यूपीआई लिंक टू बी इनवैलिड। नंबर पे जो यूपीआई लिंक्ड रहता था, यूज़र हु हैव नॉट यूज देयर मोबाइल नंबर फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन। मान लीजिए कोई आदमी, उसका एक यूपीआई आईडी है, उसमें क्या इनएक्टिव रहता है और ट्रांजेक्शन उसमें नहीं हो पा रहा, तो ये प्रोलॉन्ग पीरियड मस्ट बी, मतलब कुछ टाइम बाउंड टाइम पीरियड देगा उसमें वो एक्टिव करने के लिए। मान लीजिए कोई आदमी नहीं कर रहा, तो ये द डिटेल विल बी देयर बैंक एंड एबल टू अवॉइड द लूजिंग एसेस। मतलब कोई आदमी उसे भेजने के लिए, जैसे तो उसका मनी लॉस हो जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए वो एक डीएक्टिव काउंटिंग करेगा। मिनिमम बेसिस इज बेसिक, जो मिनिमम बैलेंस इन बैंक मतलब कितना होना चाहिए। मेजर बैंक इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड कनारा बैंक विल रिजर्व देयर मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल से ये रूल लागू करने वाला है। जो मिनिमम कस्टमर फेल टू मेंटेन देयर मिनिमम बैलेंस बाय फेसिंग पेशेंसली। यही था दोस्तों आज हम लोग का मेन वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव, यानी कि मेन यूपीआई रूल चेंज, नेशनल पेमेंट जो अपना नया रूल लागू किया है उसके बारे में जानना है। और जैसे कि कोई आदमी 90 दिन तक कोई आदमी उसका यूपीआई आईडी को एक्टिवेट नहीं करता या कुछ भी उन्हें पे इनएक्टिविटी का काम करता है, तो वहाँ और जो उसका एनपीसीआई जो है उसको डीएक्टिवेट कर देता है, यानी कि कोई आदमी का कुछ इनवैलिड एक्टिविटी को ये रुकावट देने वाला है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों। आज ये वीडियो पे आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो जानने के लिए आपको भी ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों स्वागत है अपना और एक शानदार वीडियो पे। दोस्तों आज हम देखते हैं कि जो एनआरसी का अभी जो नया रूल लागू होने वाला है, तो उसका बारे में हम लोग पूरा जानकारी लेंगे, बारी बारी के बारे में उसको डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पहली बात आता है हम लोग का माइंड में कि ये एनआरसी होता क्या है, और एनआरसी उसका जो फुल फॉर्म जो डिस्क्राइब करता है क्या है ना, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो अपना कंटेन नेम ऑल द जेन्युइन इंडियन सिटीजन के बारे में या जेन्युइन इंफॉर्मेशन देता है। एट प्रेजेंट द आसाम इज द लार्जेस्ट रजिस्टर। हम लोगों के जैसे पे रिसेंटली जो एनआरसी सिर्फ जो आसाम में लागू है, उससे पहले हम लोग कहीं पर दूसरी जगह कहीं पर नहीं है। उसी हिसाब से एक्साइज में भी एक्सटेंड अदर स्टेट एज वेल, मतलब ये अलग देश में लागू होने के लिए ये प्रपोजल किया गया है। जैसे कि नागालैंड इज ऑलरेडी क्रिएटिंग ए सिमिलर डेटाबेस, उसका जो नागालैंड भी उसी हिसाब से लागू करने के लिए उसको रूल लागू मतलब इंफॉर्मेशन दे चुका है। रजिस्टर इंडिजिनस है इनहेबिट द सेंटर प्लानिंग टू क्रिएट ए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो एनपीआर रहता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पे ये प्लानिंग किया गया है। विच इज द कंटेंट द डेमोग्राफी ऑफ द बायोमेट्रिक डिटेल ऑफ द सिटीजन। इसमें क्या है, जो डेमोग्राफिक सिटीजन है उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा। जिस जो पहले लागू हुआ था जो एनआरसी इन आसाम पे जो लागू हुआ था वो कैसा था, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं।
The NRC in Assam is basically the list of the Indian citizen living in the state. जो इंडियन सिटीजन के ऊपर वो आधारित पे किया रहता है आउट ऑफ द आइडेंटिफाई फॉरेन नेशनल इन द स्टेट ऑफ द बॉर्डर बांग्लादेश का जो बॉर्डर नज़दीक में रहता है उसके फॉरेन नेशनल पे डिफाइन करता है. द प्रोसेस ऑफ टू register being followed by the Supreme Court order in 2013. ये क्या था ना जो सुप्रीम कोर्ट पे ये 2013 पे ये रजिस्टर लागू किया गया था. द स्टेट नियर बाय 33 million people have to approve their Indian national prior to March 2040. 1971 पे मार्च 24 तक 33 बिलियन लोगों के लिए ये अप्रूव किया गया था. द अपलोड फाइनल एनआरसी वाज रजिस्टर्ड अगस्त 31 किया गया था और 1.9 मिलियन एप्लीकेंट के ऊपर ये लागू किया गया था. तो उसके बारे में क्या माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये कैसा प्रूवन होता है सिटीजनशिप, उसके बारे में देखा. जब ये आसाम पे उन्हें वैसे सिटीजन हुआ था नाम एप्लीकेंट प्रूवन थे मेंबर कुड बी है थी आइदर फर्स्ट एनआरसी प्रिपेयर्ड इन 1951 पे जो पहला बार किया गया था. द इलेक्टोरल रोल ऑफ मार्च 2014 1971 पे ही किया गया था. Other than the applicant also be the open to prove the document has the refugee registration certificate, birth certificate, LIC policy. तमाम चीज़ों डॉक्यूमेंट के ऊपर आधारित किया गया था. लैंड पॉलिसी एंड टेंडेंसी रिकॉर्ड, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, गवर्नमेंट इशू लाइसेंस सर्टिफिकेट, बैंक, तमाम चीज़ों का डॉक्यूमेंट का ऊपर जो मार्किंग कर रहा था. गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड कोर्ट रिकॉर्ड, ये चीज़ों के ऊपर ये आधारित किया गया था. व्हाट इज द एक्सक्लूडिव इंडिविजुअल, ये करने के बाद हम लोग का क्या एक्सक्लूडिव होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कशन कर लेंगे. Non-inclusion of versions name of the NRC does not play except amount of his serve and declare a foreigner. Government has said such individual will have the proof to provide their case before foreigner tribunal. जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल का बारे में ये क्या है ना पहले से खुद से ही खुद को डिक्लेयर कर सकता है कि फॉरेनर है कि जो भी है. इफ वन हैव लॉस्ट देयर केस इन द ट्रिब्यूनल द पर्सन कैन मूव देयर हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट. ये जो उसका क्या है ना जो ट्रिब्यूनल लॉसेस कर देता है ये आदमी क्या है ना वो हाई कोर्ट जाता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या फिर क्लेम कर सकता है. इन दिस केस ऑफ असम, असम के बारे में क्या हुआ था. द स्टेट गवर्नमेंट है जिसे सर्टिफाइड इट इज नॉट सर्टेन एनी इंडिविजुअल अंटिल इट इज डिक्लेयर द फॉरेनर. मतलब जो आदमी जब तक खुद से प्रोवाइड नहीं करता है कि मैं फॉरेनर हूँ तो ये ट्रिब्यूनल. What can people if does not find legacy data. कोई आदमी का मतलब कुछ डाटा नहीं मिल रहा है तो उसको क्या करेगा वो. क्या द गवर्नमेंट हैज सेट द एनआरसी सेवा केंद्र, वो एक पोर्टल जारी करेगा, पोर्टल या कोई भी संस्था जारी करेगा जिसमें कि सेवा केंद्र के हिसाब से वो जारी रहेगा. इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, इसी को आसाम पे क्या था ना वो उसमें बहुत जगह उसको केंद्रों से जो जन सेवा केंद्र के हिसाब से वो दे दिया था. which assist the people in searching for legacy data, issuing the legacy data code हिसाब से और रिसीव्ड एप्लीकेशन हिसाब से सारी चीज़ें निकाल सकते हैं.
जो पहली बार हुआ था 1951 में इन आसाम में, उसका बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे। एनआरसी फॉर इंडियन सिटीजन आसाम वाज द फर्स्ट क्रिएटेड इन 1951। जो पहली बार हुआ था वो 1951 पे पहला बार हुआ था। मणिपुर था, त्रिपुरा था, ऑल्सो दी ग्रांटेड परमिशन टू क्रिएट देयर ओन एनआरसी। एनआरसी के लिए सबसे मणिपुर, त्रिपुरा ऑल्सो उसको भी ग्रांटेड दिया था। इट इज नेवर materialized. The reason behind the move to identify Indian citizen in Assam and मतलब इंडियन सिटीजन आसाम में के हिसाब से आइडेंटिफाई करने के लिए ये उस टाइम पे था अनवेटेड माइग्रेट फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अनवेटेड था, जो माइग्रेट जो हम लोग को ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट था उसको आइडेंटिफाई इजीली आइडेंटिफाई होने वाला था। द लिस्ट comprised in those have in the January 26 1950 पे जो comprise किया गया था was born in had parent and जो also India and had been living in India for the lately 5 years, जो इंडिया के 5 साल से ज़्यादा रहते हैं उसको बिफोर 1950 से जनवरी 26 से पहले जो रहते थे 5 साल से वाले उसको अभी उसे शामिल किया गया। जो रिसेंटली भी जो आया था एनआरसी के बारे में द लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से हम सारी चीज़ को डिस्कशन कर लिए। और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले सकते हैं और इसको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले। दोस्तों स्वागत है अपना और एक शानदार वीडियो पे। दोस्तों आज हम देखते हैं कि जो एनआरसी का अभी जो नया रूल लागू होने वाला है तो उसका बारे में हम लोग पूरा जानकारी लेंगे, बारी बारी के बारे में उसको डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पहली बात आता है हम लोग का माइंड में कि ये एनआरसी होता क्या है और एनआरसी उसका जो फुल फॉर्म जो डिस्क्राइब करता है क्या है ना, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो अपना कंटेन नेम ऑल द जेन्युइन इंडियन सिटीजन के बारे में या जेन्युइन इंफॉर्मेशन देता है। एट प्रेजेंट द आसाम इज द लार्जेस्ट रजिस्टर। हम लोगों के जैसे कि रिसेंटली जो एनआरसी सिर्फ जो आसाम में ही लागू है, उससे पहले हम लोग कहीं पर दूसरे जगह कहीं पर नहीं है। उस हिसाब से भी तो एक्साइज में भी एक्सटेंड अदर स्टेट एज वेल, मतलब ये अलग देश में लागू होने के लिए ये प्रपोजल किया गया है। जैसे कि नागालैंड इज ऑलरेडी क्रिएटिंग ए सिमिलर डेटाबेस, उसका जो नागालैंड भी उस हिसाब से लागू करने के लिए उसको रूल लागू मतलब इंफॉर्मेशन दे चुका है। रजिस्टर इंडिजिनस इनहेबिट द सेंटर प्लानिंग टू क्रिएट ए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो एनपीआर रहता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पे ये प्लानिंग किया गया है। विच इज़ द कंटेंट द डेमोग्राफी ऑफ द बायोमेट्रिक डिटेल ऑफ द सिटीजन। इसमें क्या है ना, जो डेमोग्राफिक सिटीजन है उसका बारे में सारा इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा। जिस जो पहले लागू हुआ था जो एनआरसी इन आसाम पे जो लागू हुआ था वो कैसा था उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं। द एनआरसी इन आसाम इज बेसिकली द लिस्ट ऑफ द इंडियन सिटीजन लिविंग इन द स्टेट। जो इंडियन सिटीजन के ऊपर वो आधारित पे किया रहता है। आउट ऑफ द आइडेंटिफाई फॉरेन नेशनल इन द स्टेट ऑफ द बॉर्डर बांग्लादेश का जो बॉर्डर नज़दीक में रहता है उसको फॉरेन नेशनल हुए डिफाइन करता है। द प्रोसेस ऑफ टू रजिस्टर बीइंग फॉलोड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन 2013। ये क्या था ना, जो सुप्रीम कोर्ट पे ये 2013 पे ये रजिस्टर लागू किया गया था। द स्टेट नियर बाय 33 मिलियन पीपल हैव टू अप्रूव देयर इंडियन नेशनल prior to March 2000
1971 पे मार्च 24 तक 33 बिलियन लोगों के लिए ये अप्रूव किया गया था। द अपलोड फाइनल NRC was registered अगस्त 31 किया गया था और 1.9 मिलियन एप्लीकेंट के ऊपर ये लागू किया गया था। तो उसके बारे में क्या माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये कैसा प्रूवन होता है सिटीजनशिप, उसके बारे में देखा। जब ये आसाम पे मतलब वैसे सिटीजन हुआ था, नाम एप्लीकेंट प्रूवन थे मेंबर कुड बी दी आइदर फर्स्ट NRC प्रिपेयर्ड इन 1951 पे जो पहला बार किया गया था। द इलेक्टोरल रोल अप मार्च 2014 1971 पे ही किया गया था। Other than the applicant also be the open to prove the document has the refugee registration certificate, birth certificate, LIC पॉलिसी, तमाम चीज़ों डॉक्यूमेंट के ऊपर आधारित किया गया था। लैंड पॉलिसी, एंटेडेंसी रिकॉर्ड, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, गवर्नमेंट इशू लाइसेंस सर्टिफिकेट, बैंक, तमाम चीज़ों को डॉक्यूमेंट का ऊपर जो मार्किंग कर रहा था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड कोर्ट रिकॉर्ड, ये चीज़ों के ऊपर ही आधारित किया गया था। व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द एक्सक्लूडिव इंडिविजुअल, ये करने के बाद हम लोग को क्या एक्सक्लूडिव होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कशन कर लेंगे। Non-inclusion of versions name of the NRC does not flag itself amount of his serve and declare a foreigner. God has said such individual will have the proof to provide their case before foreigner tribunal। जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल का बारे में ये क्या है ना, पहले से खुद से ही खुद को डिक्लेयर कर सकता है कि फॉरेनर के जो भी है। इफ वन हैव लॉस्ट देयर केस इन द ट्रिब्यूनल, द पर्सन कैन मूव देयर हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। ये जो उसका क्या है ना, इधर जो ट्रिब्यूनल लॉ असेस कर देता है, ये आदमी क्या है ना वो हाई कोर्ट जाता है, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट या फिर क्लेम कर सकता है। इन दिस केस ऑफ आसाम, आसाम के बारे में क्या हुआ था, द स्टेट गवर्नमेंट है जिसे सर्टिफाइड इट इज नॉट सर्टेन एनी इंडिविजुअल अनटिल इट इज डिक्लेयर द फॉरेनर। मतलब जो आदमी जब तक खुद से प्रोवाइड नहीं करता है कि मैं फॉरेनर हूँ, तो ये ट्रिब्यूनल। व्हाट कैन पीपल इफ डज नॉट फाइंड लीगेसी डाटा, मतलब कोई आदमी का मतलब कुछ डाटा नहीं मिल रहा है तो उसको क्या करेगा वो। क्या है, द गवर्नमेंट हैज सेट द NRC सेवा केंद्र, वो एक पोर्टल जारी करेगा, पोर्टल या कोई भी संस्था जारी करेगा जिसमें कि सेवा केंद्र के हिसाब से वो जारी रहेगा। इन एवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, जैसे वो आसाम पे क्या था ना, वो उसमें बहुत जगह उसको केंद्र से जो न सेवा केंद्र के हिसाब से वो दे दिया था। which assist people in searching for legacy data, issuing the legacy data कोड हिसाब से और रिसीव्ड एप्लीकेशन हिसाब से सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जो पहली बार हुआ था 1951 में इन आसाम में, उसका बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे। NRC फॉर इंडियन सिटीजन आसाम हुआ था फर्स्ट क्रिएटेड इन 1951। जो पहली बार हुआ था वो 1951 पे पहला बार हुआ था। मणिपुर था, त्रिपुरा था, ऑल्सो दी ग्रांटेड परमिशन टू क्रिएट देयर ऑन NRC के लिए सबसे मणिपुर त्रिपुरा ऑल्सो उसको भी ग्रांटेड दिया था। इट इज़ नेवर materialize the reason behind the move to the identify Indian citizen in Assam and मतलब इंडियन सिटीजन आसाम में के हिसाब से आइडेंटिफाई करने के लिए ये उस टाइम पे था। अनवेटेड माइग्रेंट फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान,
जो कि अनवेटेड था, जो माइग्रेट, जो हम लोग को ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट थे, उसको आइडेंटिफाई इजीली आइडेंटिफाई होने वाला था। द लिस्ट comprise in those have in the January 26 2019 1950 पे जो comprise किया गया था, was born in had parent and जो also India and had been living in India for the lately 5 year, जो इंडिया के 5 साल से ज़्यादा रहते हैं, उसको बिफोर 1950 से जनवरी 26 से पहले जो रहते थे 5 साल से वाल, उसको अभी उससे शामिल किया गया। जो रिसेंटली अभी जो आया था एनआरसी के बारे में, द लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से हम सारी चीज़ को डिस्कशन कर लिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले सकते हैं, और इसको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली